आज हम हाजिर हुए डॉक्टर बदरुद्दीन यासिन साहिब के क्लिनिक पे। डॉक्टर साहिब ने बड़े अहसन तरीके के साथ वेलकम किया। डॉक्टर साहिब के साथ गपशप की और वबाई अमराज के हवाले से बातचीत की। डॉक्टर साहब, ये अस्थमा क्या चीज़ है, क्या इलामात हैं इसकी, कैसे पता चलेगा कि मरीज़ जो है वो अस्थमा का शिकार है? ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टाइप 1 का। लाइलाज मर्ज़ है या है इलाज इसका कोई? देखिए, ला इलाज। कहा जाता है कि दमे का अगर पंप लग जाए तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए लग जाता है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। फेफड़ों के कैंसर की रेशो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी क्या इलामात तो फेफड़ों का कैंसर है। एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक हो सकती है मुमकिन ये फेफड़ों का कैंसर? फेफड़ों का कैंसर एक फर्द से दूसरे फर्द में नहीं है। तो इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या है? इसकी बचाव की एहतियाती तदबीर। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से बड़ा एप्रिशिएटिव काम कर रहे हैं। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाउ अ पर्सन कैन बिकम चेस्ट स्पेशलिस्ट? जी, वालेकुम सलाम जी। देखें, चेस्ट स्पेशलिस्ट का वही एक रूल होता है कि सबसे पहले तो मेडिकल ऑफिसर बनना होता है, जी। जिसमें एमबीबीएस होता है, 5 साल प्रोग्राम होता है, फिर हाउस जॉब होती है, 1 साल टेन्योर होता है जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में सर्व करना होता है। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, तो वो फिर मेरिट वाइज आपकी स्पेशलिटी डिसाइड होती है। और कुछ में अगर आपका अपना शौक है तो आपको पहले से आइडिया हो जाता है कि मेरा इतना मेरिट होगा तो इस शौक में मैं जा सही। सकता हूँ। तो वो फिर आगे फिर 4 साल प्रोग्राम होता कोई भी स्पेशलिज्म आप इख्तियार कर सकते हैं? है। हाँ, एमबीबीएस एक एमबीबीएस जनरल के होता बाद? है, उसके बाद फिर आपकी मर्जी होती है आप किस शोबे में जाओ। उसमें ये है कि मेरा शौक था पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, तो इसलिए इसको कंटिन्यू किया। कुछ फैमिली में केसेस थे इस मामले में, तो शुरू से इंटरेस्टिंग था कि ये तो सांस है तो जान है तो जहान है, तो उसी तरह की सांस है तो आदमी है, तो इसलिए एक शौक भी था, तो इसलिए इसको कंटिन्यू किया। मतलब मेडिकल फील्ड में बाय चॉइस आए आप? मेडिकल फील्ड में शुरू में बाई चॉइस नहीं था, अब अच्छा। भी बाई चॉइस है। सुबह अच्छा। में तो वो फैमिली में जो प्रेशर होता है बिल्ट होता है एफएससी के बारे में, तो वो उसी तरह ही था। तो मेडिकल करने के बाद आगे फिर पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट या चेस्ट का शोबा चुनना ये मेरी ख्वाहिश थी। फैमिली के फोर्स करने के बाद आपने इसमें कदम रखा मेडिकल फील्ड में? मेडिकल फील्ड में फैमिली के बाद रखा, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर आगे डॉक्टर साहब, ये अस्थमा क्या चीज़ है, क्या इलामात हैं इसकी, कैसे पता चलेगा कि मरीज़ जो है वो अस्थमा का शिकार है? एस्थमा। जी देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टाइप 1 का, जो आप किसी भी एलर्जन या किसी भी चीज़ के सामने जाने, डस्ट में उसमें हो सकती है, धुआं उसमें हो सकता है, फूलों की एलर्जी हो सकती है, परफ्यूम की एलर्जी से हो सकता है। तो आप जब भी उस चीज़ के सामने जाएंगे तो फर्स्ट 1 to 4 आवर्स के अंदर अंदर आपके ना सांस में जाने वाले ट्रैकिया जो होता है, ये सांस में जिसमें हम सांस लेते हैं, तो ये दब जाती है रिएक्शनली तौर पे। ये ऑटोमेटिकली हर इंसान के अंदर होता है, कईयों में अपनी एक कह रहे हैं कि उससे मकदार से ज़्यादा दब जाती है, जिसमें एक सांस का दुश्वारी महसूस होती है। एलर्जी है। जब भी आप एक्सपोजर के सामने जाएंगे तो ये एक रिएक्शन आएगा जिसमें आपको हम उसको दमा का इलाज दे लें, जिसमें खांसी स्टार्ट हो जाती होती है, सांस का मसला हो जाता है, सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, छाती में घुटन सी पैदा हो जाती है। तो ये सारी दमा की अलामत होती है। लाइलाज मर्ज़ है या है इलाज इसका कोई? देखें, ला इलाज अगर ये ज़्यादातर तो बच्चों के अंदर जब कॉमनली होती है, और जब बच्चे इनिशियली स्टेज पे अपनी दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और 3 से 4 साल के अंदर ऐसा ऐसा इफेक्टिवनेस आना शुरू हो जाती है, तो वो तो ट्रीटेबल हो जाती है। लेकिन जब अडल्ट एज में ज़्यादातर आती है या जब मेडिसिन ना लेने से, प्लस माइनस करने से, तो ये ला इलाज हो जाती है। फिर इसको मिनिमम डोज के ऊपर, कम से कम दवाई के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। एहतियाती तदाबीर क्या है दवाई की? एहतियाती तदाबीर इसकी यही है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिसमें डस्ट है, स्मोक है। अभी फसलों को आप लोगों ने देखा होगा, आग लग रही है जिसके अंदर एक ये डर्टी इन्वायरमेंट बना होगा, जिसके अंदर ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल ख़ासकर इस चीज़ के अटैक्स काफ़ी आ रहे हैं। तो एक तो आप प्लांटेशन करें, इससे बचा जा सकता है एहतियाती तदबीर में। दूसरी चीज़ ये है कि फसलों को आग लगाने से एहतियात करें। दूसरा सबसे मेन ये है कि मास्क पहन के बाहर निकलें, और इससे एहतियात यही की जा सकती है। कहा जाता है कि दमे का अगर पंप लग जाए तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए लग जाता है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इस चीज़ का मैं तो ज़्यादातर जब मेरे पास आते हैं दमे के लोग स्टेज 2 या 3 या 4 पे आ रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेज पे तो प्रेजेंट ही नहीं कर रहे होते लोग, मोस्टली ज़्यादातर गली मोहल्ले में ट्रीट हो रहे होते हैं। जब हमारे पास पहुंचते हैं तो लोग ज़्यादातर होते हैं स्टेज 2 या 3 के अंदर पहुंचते हैं। तो उसमें यही चीज़ है कि आप उससे पेशेंट को समझाने का आसान यही होता है कि आप कंटिन्यूसली गली मोहल्ले या आसपास राउंड अबाउट्स में भाप ले रहे हैं, रोज़ ही आपको लेनी पड़ रही है, उसके साथ पंप भी लेना पड़ रहा है, साथ में आपको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ रहा है।
जिसके आगे काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। तो उसकी सूरत में हम यही उनको समझाना पसंद करते हैं कि यार अगर आप का एक डोज या एक पंप लेने से या आपका दिन भर की थकावट, सांस की दुश्वारी और मेहनत मजदूरी इजीली कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बजाय इसके सही। कि रोज़ आप 2 से 300 या 400 रुपये डॉक्टर के पास जाके क्वैकरीम को प्रमोट कर रहे हो। तो उससे बेहतर है कि आप उस चीज़ में ज़िंदगी भर के लिए एक आसानी, सुबह उठें और शाम को उठें, अपनी इन्हेलर मिनिमम डोज जितनी आपके डॉक्टर ने मेंशन की है वो लें, आप सेफ रहेंगे। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद से एक दमे की वैक्सीन लगाई जाती है एलर्जी की, तो उसका क्या किरदार होता है? हाँ। जी, एज़्मा की जो वैक्सीन है इसके बारे में ये है कि अभी कोई बेनिफिट खातिर का फ़ायदा कौन नहीं, एक रिसर्च पेपर चल रहा है। उस सही। पे हम एक ट्रायल बेसिस पे है कि कुछ लोगों को इफ़ेक्टिव हो भी जाती है और कई लोगों को नहीं भी होती। इसके अलावा बाकी जो वैक्सीनें होती हैं, हम एक इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन, वायरस की वैक्सीन लगवाते होते हैं हर साल, और एक 5 साल बाद हम निमोनिया की वैक्सीन लगवाते हैं। जैसे ही आप एस्थमा का पेशेंट इस अटैक से बच जाएगा, नज़ले से बच जाएगा, या जिसे हम केरा कह रहे हैं, या नज़ले से बच जाएगा, ज़ुकाम जिसे फ्लू कहते हैं, उससे बच जाएगा, तो तकरीबन इसका 50-60% दमे का अटैक भी बच जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए हम लगवाते हैं, लेकिन वो दमे का इलाज में शामिल नहीं होता, लेकिन वो हम सिर्फ एहतियाती तौर पे एडवाइस करते हैं। वो जो वैक्सीन लगवाई जाती है ये दमे के इलाज में बिल्कुल भी शामिल नहीं है? फ़िलहाल तो नहीं है, अभी तो ट्रायल बेसिस पे है, तो आगे आने वाले दिनों में अगर कामयाबी मिलती है तो गुड है, जो नहीं मिलती तो फिर सही। अभी तक हमें बुक्स के अंदर या एक्सपेरिमेंट जो भी पर्पज़ है उसके अंदर अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है उसकी। फेफड़ों के कैंसर की रेशो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी क्या इलामत और क्या इसकी वजूहत है? फेफड़ों का कैंसर है, सबसे ज़्यादा तो मैं आपको यही बताऊँगा कि तकरीबन 80 टू 90% जो फेफड़ों के कैंसर हैं, बल्कि जिस्म के जितने भी हिस्सों के ज़्यादातर फेफड़े कैंसर हैं, मैदे के हैं या बाकी हैं, उसका स्मोकिंग के साथ, स्मोकिंग को अगर आप सिगरेट के साथ ना अटैच करें तो एनवायरमेंटल जो स्मोकिंग है, ये पट्टा, ये चीज़ें होगी, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। तकरीबन आप स्मोकिंग क्विट करने के बाद 90% लोगों में से कैंसर का आप रुझान कम कर सकते हैं। अच्छा, स्मोकिंग की वजह से? स्मोकिंग की वजह से। एक फर्द से दूसरे फर्द तक हो सकती है मुमकिन ये फेफड़ों का कैंसर? फेफड़ों का कैंसर एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में नहीं होता, ये सिर्फ अच्छा। स्मोकिंग रिलेटेड ही है, और या एनवायरमेंटल फैक्टर रिलेटेड है। फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर हैं जो उस तरफ हैं जहाँ पे हमारे ये एटॉमिक प्रोजेक्ट्स जहाँ पे चल रहे होते हैं, उन लोगों में ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन एक से दूसरे में ये ट्रांसफरेबल है। तो इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है? इसकी बचाव की एहतियाती तदबीर यही है कि जो कॉमन फैक्टर हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, उसको क्विट कर दें, स्मोकिंग छोड़ दें, और जहाँ पोल्यूशन एरिया है, जहाँ पे फैक्ट्री एरिया है, वहाँ से थोड़े से तो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, वहाँ से थोड़े दूर हो जाएँ, तो आपको तकरीबन 90% तक अगर आप क्योरेबल कर सकते हैं, तो पीछे 10% तो मैटर नहीं करता। तो यही है कि मेन चीज़ ये है कि डस्ट एक्सपोजर से आप रुकें, इसकी स्मोकिंग से, तो आप सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि किस तरह से बच सकते हैं ये फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा की बीमारी से? इस प्रोग्राम में आपने 2 चीज़ों के बारे में मोस्टली पूछा है, एक एज़मा है और फेफड़ों का कैंसर है। इन 2 चीज़ों के बारे में यही है कि दोनों चीज़ें जो एनहांस होती हैं या बढ़ती हैं, वो स्मोकिंग के रिलेटेड ही हैं। स्मोकिंग को क्विट करें, प्लांटेशन करें, एनवायरमेंटल बेहतर करें अपना, और घरों या बाहर गली मोहल्लों में छिड़काव करें। डस्ट ना हो तो आपको एस्थमा के अटैक्स कम आएँगे, स्मोकिंग ना हो तो आपको कैंसर की इलामात से और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। 2 फैक्टर आप कंट्रोल कर लें तो आप मैक्सिमम इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं।